Assalamu alaikum and welcome to lecture 17. Let's have a look at today's outline. First of all, we will recap our previous lectures and we will discuss what we have studied in our previous lectures. Then we will discuss redeemable debt, convertible debt, and this topic also includes efficient market hypothesis. So, we will start from redeemable debt as we are studying cost of debt. In previous lectures, we have discussed the elements of capital. In structure of the capital, we have seen that there are different sources of funding to the capital, either in the form of shares or in the form of debt. So, we have covered cost of equity and market value of the equity. Then we have started cost of the debt, how to calculate cost of the debt or market value of debt, in which we have studied irredeemable debt, which can include debentures or bonds. In irredeemable debt, we have seen that the cash inflows to the investor are in the form of interest payments. कि परपीचुअल कैश फ्लोज होते हैं जो कि कांस्टेंट वे में फ्लो हो रहे होते हैं टू द इन्वेस्टर, तो वो परपीचुअल कैश फ्लोज होते हैं. परपीचुअल कैश फ्लो में आपको फॉर्मूला शुरू से याद होगा कि हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के वक्त भी देख चुके थे और डिविडेंड के केस में हमने देखा था, और इररिडीमेबल में भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है कि कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. वहां पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इररिडीमेबल डिबेंचर्स में क्या था, कॉस्ट ऑफ द डेट, कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द डिबेंचर होल्डर और बॉन्ड होल्डर. तो उसमें दूसरा एलिमेंट हमने क्या डिस्कस किया था कि इफ देयर आर कॉर्पोरेशन टैक्स रेट, तो उस सूरत में आपको क्या करना होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट्स में से जो टैक्स रिलीफ कंपनी अर्न कर रही है उसके एलिमेंट को माइनस कर देना है. उसके लिए क्या किया था हमने, इंटरेस्ट पेमेंट्स मल्टीप्लाई बाय द 1 माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स. तो उस तरीके से हम मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेते हैं इररिडीमेबल लोन के फॉर्म में. नाउ वी हैव टू स्टार्ट रिडीमेबल डिबेंचर्स. इररिडीमेबल डिबेंचर्स में ये अजम्पशन होती है कि जो डिबेंचर्स हैं या जो लोन है वो रीपे नहीं होगा इन द नियर फ्यूचर और अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई रिडेम्पशन नहीं हो रही, और जो उसमें कैश फ्लोज हैं वो कॉन्स्टेंटली इन अ कॉन्स्टेंट मैनर फ्लो होंगे टू द इन्वेस्टर. और रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में क्या होगा, जैसे कि इसका वर्ड शो कर रहा है रिडीम, यानी रिडीम हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें केस में क्या होगा कि किस तरह के कैश फ्लोज होंगे, एक तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ही होंगी ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, और आखिर में जो इनफ्लो होगा इन्वेस्टर को वो क्या होगा, रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ द लोन. तो दो तरह के कैश फ्लोज होंगे, नंबर 1 इंटरेस्ट एंड नंबर 2 प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट. तो रिडीमेबल डिबेंचर्स में क्या हमने डिस्कस करना है, देयर इज नो लॉन्गर अपर. तो रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में हमने क्या डिस्कस करना है, दिस इज नो लॉन्गर अ परपीचुइटी, यानी इसमें कांस्टेंट कैश फ्लोज नहीं है और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. However, from the dividend valuation model, we can derive the following rule. The cost of any source of funds is the IRR of the cash flows associated with that source. तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या लेंगे, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द कॉस्ट ऑफ द फंड या कॉस्ट ऑफ डेट, कि ऐसा रेट
जो कि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज इनफ्लो हो रहे हैं टू द इन्वेस्टर, वो उसका कि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज इनफ्लो हो रहे हैं टू द इन्वेस्टर, उसको ऐसे रेट में हम डिस्काउंट करें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वल टू द करंट अमाउंट. If we are looking at this from an investor's point of view, interest payments are included gross. If we are looking at a cost to the company, we take the interest payments net of corporation tax. जैसे कि हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में या इररिडीमेबल लोन के केस में काफी डिटेल में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी वो इन्वेस्टर के लिए, वो इन्वेस्टर उसको ग्रॉस टर्म्स में देखता है, लेकिन जब कंपनी उसको देखेगी तो वो नेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स देखेगी. तो दोनों के जो कॉस्ट ऑफ लोन है उसमें फर्क होगा. वो फर्क क्यों होगा? क्योंकि जो कंपनी जो है इन इंटरेस्ट पेमेंट्स पे टैक्स रिलीफ ऑब्टेन कर रही है फ्रॉम टैक्सेशन अथॉरिटीज, इसीलिए हम उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ द कंपनी. द फाइनल रिडेम्पशन पेमेंट डज नॉट हैव एनी टैक्स इफेक्ट्स. लेकिन रिडीमेबल डिबेंचर्स में एक और चीज याद करने वाली क्या है कि जो फाइनल रीपेमेंट होगी या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होगी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो उस पर कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं होगा. वो जितनी अमाउंट थी उतनी ही रहेगी, उस पर कोई टैक्स का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि टैक्स की इम्प्लीकेशन ऑन प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट कुछ नहीं होती. जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में है. टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डेट ऑफ फॉर ए कंपनी, फाइंड द IRR ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लोज. तो जब रिडीमेबल डेट की बात होगी तो उसमें आपने IRR कैलकुलेट करने ऑफ कैश फ्लोज. और कैश फ्लोज हम देख चुके हैं किस नेचर के होते हैं रिडीमेबल डेट में. एक तो होते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स और दूसरी होती है प्रिंसिपल रीपेमेंट आफ्टर ऑन मैच्योरिटी और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो वो किस तरह वो देखते हैं हम. इसमें टिप्स पहले नोट कर लेते हैं. कैलकुलेट या फिर प्लॉट कैश फ्लोज फॉर फेस वैल्यू ऑफ ₹100 या जिस भी डिनोमिनेशन में आपकी करेंसी है फॉर इजी कैलकुलेशंस. Cash flows are made with respect to the company from the investor's perspective to keep calculations simple. That is outflow first and then inflow at the end. तो जो आप कैश फ्लोज ड्रॉ करेंगे उसमें आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, लेकिन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव लेके उसमें हम ये शो करेंगे कि जब कंपनी ने फंड ऑब्टेन किए तो उसको हम आउटफ्लो शो करेंगे, और जो कंपनी पे कर रही है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रही है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रही है, तो उसको हम इनफ्लो शो करेंगे, यानी इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में, लेकिन कंपनी के लिए जो कैश की मूवमेंट हो रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से शो करेंगे. आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे आपके सामने टाइम आ रहा है, यानी जो हमने ड्रॉ कर रहे हैं टाइम कैश फ्लोज को, उसमें पहले हमने टाइम मेंशन कर दिया. टाइम है 0, यानी एट करंट टाइम आपकी कंपनी ने लोन ऑब्टेन किया, रिडीमेबल डिबेंचर्स है, रिडीमेबल बॉन्ड का, वो टाइम 0 पे ऑब्टेन किया, और वो है एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू. क्योंकि हम जो भी अमाउंट मार्केट वैल्यू या कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं वो होता है एक्स इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू हमने जो ली वो नेगेटिव यानी विद इन पैकेट अमाउंट शो की, डेट मीन्स के आउटफ्लो हुआ, और फिर हमने शो किया टाइम पीरियड में 1 to n. फॉर एग्जांपल अगर लोन लिया है फॉर 10 years तो n हो जाएगा 10, यानी 1 से लेके 10 साल तक जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है. जो इंटरेस्ट पेमेंट हम लेंगे डेट मस्ट बी नेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी वो उसमें से जो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट है वो हम लेस कर देंगे. फॉर एग्जांपल 25% है तो इंटरेस्ट पेमेंट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.25. तो ऐसा इंटरेस्ट पेमेंट्स 1 to 10 years के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे,
वो हमने इनफ्लो की फॉर्म में मेंशन कर दिया। और एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ लोन, जो कि ईयर 10 पे रीपे हो रही है, उसको हमने एन से यहाँ पे शो किया हुआ है टाइम में, और वो रिडेम्पशन वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट बोरोवर रीपे कर रहा है टू द जिसने हमें फंड्स दिए हैं, तो वो हमने इनफ्लो के फॉर्म में शो कर दिया। तो ये हमारे पास कैश फ्लो हमने यूं ड्रॉ कर लिया, और हमारे पास नेट कैश यहाँ पे आ जाएगा कि नेट कैश की कितनी इनफ्लो या आउटफ्लो है। द IRR इज फाउंड एज नॉर्मल बाय ट्रायल एंड एरर एंड लीनियर इंटरपोलेशन। जब हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ट्रायल एंड एरर हिट अप्रोच के थ्रू हम अपना IRR कैलकुलेट करते हैं, और उसमें हम पहले एक डिस्काउंट रेट एज्यूम करते हैं, नॉर्मली वो हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम कर लेते हैं, उस पे हम कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, यानी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे, और उसका हम NPV कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ रहा होता है तो हम हायर डिस्काउंट रेट पे दोबारा एक्सरसाइज करते हैं और उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और उन दोनों को फिर एक फॉर्मूले में पुट करके IRR कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में भी हम IRR को यूज करेंगे, और IRR को यूज करके हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स या रिडीमेबल लोन स्टॉक निकालेंगे। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ कंपनी हैज एन इशू 200,000 pound 7% debentures redeemable at a premium of 5% on 31st December 1986. Interest is paid annually on the debentures on 31st December. It is currently 1 January 1983 and the debentures are trading at 98 pound x interest. Corporation tax is 33%. What is the cost of debt for this company? ये हमारे पास एक सिनेरियो है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि फिर हमें आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह क्वेश्चन को लेके चलना है और किस तरह सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल हैं उनको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक है 200,000 पाउंड के डिबेंचर जो कि इशू हुए हैं, और आपको याद होगा एक डिबेंचर को हम एज्यूम करते हैं इट रिप्रेजेंट डिनोमिनेशन ऑफ 100 पाउंड। इस केस में पाउंड है तो 100 पाउंड का एक डिबेंचर है, तो इसका क्या मतलब हुआ 2000 यानी डिबेंचर इशू किए गए हैं, और उनकी जो इशू प्राइस है दैट इज 200,000 पाउंड, और इसको हम ये एज्यूम करते हैं दिस इज अ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। और जो उसका दूसरा है इंटरेस्ट रेट वो है 7%। कितना है 7%, यानी 7% इंटू 200,000, तो आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी। एंड दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31st December 1986। अभी क्या पीरियड है, अभी है 1 जनवरी 1983, यानी आफ्टर 3 इयर्स जो इस रिडीमेबल डिबेंचर्स की लाइफ है डेट इज 3 इयर्स, 1983 से लेके 1986 तक। अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं टाइम 0 पे। इसके लिए हम एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्लियर। ये टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2 एंड टाइम 3। जो 0 प्रेजेंट कर रहा है डेट इज रिप्रेजेंटिंग 1 जनवरी 1983, और जो 1 प्रेजेंट करेगा डेट रिप्रेजेंट दिसंबर 31st 1983, और 2 प्रेजेंट करेगा दिसंबर 31st 1984, और 3rd प्रेजेंट करेगा दिसंबर 31st 19x5, और हमारे पास जो लाइफ है डेट इज अवेलेबल अप टू 31st दिसंबर 19x6। तो अभी x6 तक हम नहीं पहुंचे तो हमें एक और
इसको एक्सटेंड करना होगा अपनी टाइमलाइन को, और ईयर 4 तक हम आए हैं, तो फिर हमारे पास ये पूरा हो गया December 31st 19x6। यानी हम इस वक्त फॉल कर रहे हैं टाइम 0 पे, और हमारे पास जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स होंगी वो होंगी ओवर द 4 ईयर पीरियड। यानी टाइम 1 पे इंटरेस्ट पे होगा पहला, फिर टाइम 2 पे होगा, टाइम 3 पे होगा, और टाइम 4 पे होगा, और टाइम 4 पे अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट भी रिडीम हो जाएगी, और रिडीम किस अमाउंट पे होगी 5% प्रीमियम के साथ। यानी 200,000 जो है उसमें 5% को इंक्लूड करेंगे, 5% ऑफ 200,000 इंक्लूड करेंगे, तो प्रीमियम पे हम अपने रिडीमेबल डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, रीपे करेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स। और जो इंटरेस्ट हमने देखा है वो कितने 7% ऑफ 200,000। तो ये इस तरह टाइमलाइन ड्रॉ करके आप अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं, और ग्रिप उस पर आपकी ज्यादा हो जाएगी। और जो 1 जनवरी 19x3 को इसका ट्रेडिंग हो रही है, यानी मार्केट वैल्यू जो इसकी इस वक्त है डेट इज 98 पाउंड एक्स इंटरेस्ट। यानी टाइम 0 पे इसकी अमाउंट है 98 पाउंड। तो 98 पाउंड पे वो ट्रेड हो रहा है, मार्केट वैल्यू उसकी ये है। लेकिन इश्यू वैल्यू हम कितनी लेंगे इसमें 100 पाउंड पर डिबेंचर, और इंटरेस्ट रेट जो कैलकुलेट होगा वो भी 100 पाउंड इंटू 7% पे होगा, यानी 7 पाउंड पर डिबेंचर इंटरेस्ट पे होगा एनुअली। और आखिर में जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है डेट इज 33%। तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स रिलीफ ऑब्टेन करेगी उसको भी हम इंक्लूड करेंगे अपनी वर्किंग के अंदर। तो इसकी वर्किंग हम आगे देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या क्या है। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में हमने कैश फ्लोज को ड्रॉ किया कि कैश फ्लोज किस तरह मूव होंगे। इसमें टाइम आ रहा है सबसे पहले, टाइम में पहला आ गया सीक्वेंस 0 के टाइम 0 पे हम फॉल कर रहे हैं। दूसरा हमने कैश फ्लो को ड्रॉ किया टाइम 1 to 4, जैसे कि पीछे हमने टाइम लाइन ड्रॉ की थी उसमें हम ईयर 4 यानी टाइम पीरियड 4 तक पहुंचे थे। तो टाइम पीरियड 4 पे जाके रिडीम हो रहा है, तो 4 यानी ईयर 4 तक आप इंटरेस्ट को पे करेंगे, और उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स का एलिमेंट इंक्लूड करना होगा। और ईयर 4 जो तीसरा हमारा कैश फ्लो को जब हम प्लॉट कर रहे होंगे तो तीसरा एलिमेंट किसका, रिडेम्पशन का, प्रिंसिपल रीपेमेंट का, डेट इज ईयर 4। तो हमने टाइमलाइन सबसे पहले ड्रॉ कर ली, फिर उसकी हम कैश फ्लो ड्रॉ करेंगे। ईयर 0 पे जो फ्लो हो रहा है डेट इज परचेज ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। जो परचेज हो रहे हैं डिबेंचर्स वो मार्केट वैल्यू पे हो रहे हैं। मार्केट वैल्यू क्या है 98 पाउंड। तो 98 पाउंड का यहां पे हमने कैश फ्लो दिखाया, विद इन ब्रैकेट दिखाया कि आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैश फ्लोज को ड्रॉ कर रहे हैं। तो 98 पाउंड का हमने इनफ्लो आउटफ्लो दिखा दिया, और फिर हमने क्या कैश फ्लो में प्लॉट किया ईयर 1 to 4। ईयर 1 to 4 में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट्स नेट ऑफ टैक्स। तो ईयर 1 to 4 में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी थी 7% ऑफ डिबेंचर ऑफ 100 पाउंड, जो उसकी फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है। तो 7% में हम टैक्स के एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। टैक्स कितना था आपका 33%। तो टैक्स हम किस तरह निकालेंगे, नेट टैक्स किस तरह निकालेंगे, 1 माइनस 0.33 इक्वल टू 0.67, जो कि हमने यहां पे यूज किया 7 मल्टीप्लाई बाय 0.67 इक्वल टू 4.69। तो ये नेट इंटरेस्ट हम इस कैलकुलेशन में लेंगे, नेट ऑफ टैक्स लेंगे। 7 था टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, और उसमें टैक्स रिलीफ को इंक्लूड किया गया, डेट इज 0.67, और जो नेट अमाउंट निकली 4.67 वो हम लेंगे फॉर
कैश फ्लो वर्किंग। तो 4.69 हमारी दूसरा कैश फ्लो हमने डिटरमिन कर लिया, और ये कितने सालों तक फ्लो होगा, फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 4 कांस्टेंट फ्लो हो रहा है टू द इन्वेस्टर। इसमें जो तीसरा कैश फ्लो हमने ड्रॉ किया था जो कि ईयर 4 पे होगा, दैट इज द रिडेम्पशन अमाउंट। रिडेम्पशन अमाउंट या प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो रिडेम्पशन कितने की हो रही है, 5% प्रीमियम पे हो रही है, यानी उसकी फेस वैल्यू अगर 100 है, बल्कि 100 होती है, जो कि हम ने पहले डिस्कस किया था रिडीमेबल में कि जो भी डिबेंचर्स होंगे उसके हम अज्यूम करेंगे इसकी जो डिनोमिनेशन है डेट इज ऑफ 100। तो इस केस में 100 उसकी फेस वैल्यू है, तो 5% प्रीमियम उसमें ऐड किया तो कितनी अमाउंट बन गई, 105। तो 105 का कैश इनफ्लो हो रहा है टू द इन्वेस्टर एट ईयर एंड 4। तो यहां पे हमने कैश फ्लोज को ड्रॉ कर दिया। अभी उसके प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने आईआरआर में ये समझा था कि पहले हम एक डिस्काउंट रेट एज्यूम करेंगे, उस डिस्काउंट रेट पे अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे, और अगर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हायर आती है यानी पॉजिटिव आ जाती है तो उसको हायर डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट कर देंगे। और अगर पहले डिस्काउंट रेट पे अगर आपकी जो एनपीवी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो फिर आप कम डिस्काउंट रेट पे दोबारा उन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे, और इसमें आपके पास 2 डिस्काउंट फैक्टर्स आ जाएंगे और 2 एनपीवीज आ जाएंगे। उसको फॉर्मूला में पुट करके फिर आप अपना आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस सिनेरियो में हमने पहले जो डिस्काउंट फैक्टर यूज किया है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वो है 10%। वो यहां पे हमने उसके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली कैश फ्लोज की ईयर 0 पे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है तो 98 उसी तरह आ गया। इसी तरह ईयर 1 टू 4 में एनवीटी का फॉर्मूला या टेबल यूज करते हुए ईयर 4 के कॉलम में हमने जो डिस्काउंट फैक्टर देखा उससे 4.69 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14.87 आ गया। और ईयर 4 पे जब हम 105 को डिस्काउंट किया एट 10% डिस्काउंट रेट तो हमारे पास अमाउंट आ गई 71.72। and at the end we obtain a negative NPV of 11.41। यानी कि नेगेटिव आ गई तो हमें एक लोअर डिस्काउंट रेट यूज करना होगा फॉर ऑब्टेनिंग पॉजिटिव एनपीवी। तो हम उसका 1/3 या 2/3 डिस्काउंट रेट यूज कर लेते हैं फॉर ऑब्टेनिंग पॉजिटिव एनपीवी। तो हमने यूज किया 5% का डिस्काउंट रेट, जो कि यहाँ पे उसके कैश फ्लोज नीचे प्रेजेंट हो रहे हैं। ईयर 0 पे वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है तो 98 उसी तरह आ गया। और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जो ओवर द 4 ईयर पीरियड एनुअली हो रही हैं, एनवीटी टेबल को देखते हुए उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लिया 4.69 का 16.63। और इस तरह ईयर 4 पे हमने अपना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की ऑफ 105 दैट इज 86.42। तो हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी आ गई दैट इज 5.05। तो यहां पे हमारे पास 2 डिस्काउंट रेट आ गए और 2 एनपीवीज आ गई। तो आईआरआर का फॉर्मूला जो हमने जो कैश फ्लोज जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कैश फ्लोज कर रहे थे उस वक्त हमने समझा था, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि आईआरआर इक्वल टू ए प्लस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए। तो यहां पे ए जो था वो लोअर इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट यूज था दैट इज 5%। और ए कैपिटल ए रिप्रेजेंट एनपीवी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द लोअर डिस्काउंट रेट। यहां पे क्या है 5.05, ये 5.05 यहां पे भी आ गई। और माइनस बी, बी हमारे पास के जो बी की क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, बी रिप्रेजेंट कर रहा है एनपीवी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द हायर डिस्काउंट रेट। तो 10% डिस्काउंट रेट हायर रेट है तो उसको यूज करते हुए हमारे पास एनपीवी कितनी आई थी, नेगेटिव 11.41।
और बी जो डिस्काउंट रेट था डेट इज 10% और ए था 5%। तो यहाँ पे हमने उस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट की और हमारे पास रिजल्ट आ गया 5.65% IRR, which is the cost of redeemable debentures। तो इससे हमने यहाँ पे ये समझा कि सबसे पहले आपको क्या तरीका करना होगा, कैश फ्लोज को प्लॉट करना होगा, टाइमलाइन बनानी होगी, टाइमलाइन बना के आपको कैश फ्लोज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, किस टाइम पे कौन सा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, उसको आप पहले टाइमलाइन को मेंशन कर देंगे, फिर कैश फ्लोज की नेचर को मेंशन कर देंगे, फिर कैश फ्लोज की अमाउंट को मेंशन कर देंगे, फिर पहला डिस्काउंट रेट अज्यूम करेंगे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकल सकता है तो वहां से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल के आप पहला रेट डिटरमिन कर लेंगे और उस रेट पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल तो फिर आप एक एज्यूम कर लेंगे कि 10% या 15% पे आप इसको डिस्काउंट कर लेते हैं, तो उस पर आप पहले डिस्काउंट करेंगे। अगर पॉजिटिव एनपीवी आ जाती है तो हायर डिस्काउंट रेट यूज करके उसको एनपीवी को ड्रॉप करेंगे, नेगेटिव एनपीवी लेने की कोशिश करेंगे। और अगर पहले डिस्काउंट रेट से आपकी नेगेटिव एनपीवी आ जाती है तो लोअर डिस्काउंट रेट यूज करके दूसरे कैलकुलेशन में आप उसका हायर एनपीवी ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस तरह आपके पास दो डिस्काउंट रेट, दो एनपीवीज आ जाएंगी, उसको आईआरआर के फॉर्मूले में पुट करके आईआरआर जो निकलेगा दैट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इसमें रिडीमेबल डिबेंचर्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस कर लेते हैं। केयर शुड बी टेकन नॉट टू कंफ्यूज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स विद द कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द कंपनी। द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स is used to determine the ex-interest market value of debentures using the dividend valuation model, जो कि हम irredeemable debentures में के वक्त भी डिस्कस कर चुके थे। Required return of redeemable debenture holder equal to the IRR of pre-tax cash flows from the debenture, which is equal to gross redemption yield. The cost of the debt of the company is then determined by finding the IRR of the market value, net of tax, interest payments and redemption value, जो कि हम पिछले एग्जाम्पल में प्लॉट करके प्रैक्टिकल उसको देख चुके हैं। तो इस तरह आपको ये चीजें अपने ज़हन में रखनी होगी when you are calculating cost of debt और market value of the redeemable debentures और loan। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट की कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उसको रिवाइज कर लेते हैं कि पोस्ट टैक्स केडी यूनिक, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में एक जो टेक्निकल और जो चीज थी, जो इम्पोर्टेंट चीज थी जो समझने के लिए जरूरी है, डेट वाज टैक्स। तो रिडीमेबल डेट में जो पोस्ट टैक्स केडी होता है उसमें देख लेते हैं कि मार्केट वैल्यू पे कितना इफेक्ट आता है। डी which is the market value of debt is given pre-tax KD is irrelevant। तो इस केस में pre-tax KD is irrelevant होगा क्योंकि आपको post-tax KD यूज करना होगा for determining market value of debt। तो जहां पे pre-tax KD दिया होगा तो वहां पे आपको कैलकुलेट करना होगा IRR, calculate the IRR which equates market value of debt with present value of interest payments net of tax and present value of redemption amount। तो यहां से आपको पता चल गया कि अगर आपको मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी है तो उसको आप डिस्काउंट करेंगे एट आईआरआर। आईआरआर आप पहले एक वर्किंग बनाएंगे, आईआरआर ऑब्टेन करेंगे। आईआरआर जब मिल जाएगा तो उस रेट पे आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ऑफ रिडीमेबल डेट। दूसरा केस है कि डी विच इज द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज नॉट गिवन, जहां पे आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डेट नहीं बताई गई। तो वहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट फ्रॉम द होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू बाय डिस्काउंटिंग द ग्रॉस इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन कूपन रेट्स एंड रिडेम्पशन अमाउंट एट प्री टैक्स केडी विदाउट टैक्स। तो ये इस सिनेरियो में सबसे पहले आप
मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या फर्क आ जाता है कि वहां पे उसके लिए जो मोर रेलेवेंट होते हैं वो होता है प्री टैक्स केडी। तो प्री टैक्स केडी को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू कैलकुलेट योर कॉस्ट ऑफ डेट। Calculate the IRR which equates market value of debt with present value of coupon interest payments net of tax and present value of redemption amount। तो ये दो सिनेरियोज थे जो कि क्वेश्चंस में आपको फेस हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो उसमें इस तरह आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहले सिनेरियो में था कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट गिवन है और प्री टैक्स केडी दिया हुआ है, तो प्री टैक्स केडी वहां पे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको IRR निकालें विच इज द पोस्ट टैक्स केडी ऑफ डेट, और पोस्ट टैक्स केडी ही आपको यूज करना है कैलकुलेटिंग फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। दूसरा सिनेरियो हो गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट नहीं गिवन, तो पहले मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालेंगे फ्रॉम होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू बाय यूजिंग द प्री टैक्स केडी, और उसमें कैश फ्लोज आप कौन कौन से लेंगे, इंटरेस्ट, ग्रॉस इंटरेस्ट पेमेंट्स which is calculated by multiplying the coupon rate with the nominal or face value of debt, और उसमें फिर आप ऐड कर देंगे रिडेम्पशन अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट की जो रीपेमेंट हो रही है उसको ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। उसके बाद फिर आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल जो डिबेंचर्स हैं या लोन है, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वही IRR फॉर्मूले से करेंगे जो कि हम ऊपर एग्जांपल में देख चुके हैं। इट हैज बीन एग्रीड दैट इफ इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ए डेट वुड नॉट बी पेड फॉर सम टाइम देन सच एक्रूड इंटरेस्ट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। देयर इज नो टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। There is no tax benefit of interest payment on preference shares, hence gross interest payments are calculated and KT is automatically post tax। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे भी आप फिक्स डिविडेंड पे कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे उसको इंटरेस्ट पेमेंट लिखा गया है, क्योंकि वो डेट होता है, डिविडेंड अगर पे ना किया जाए। तो उसी सिनेरियो से रिलेटेड ये भी है कि अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स पे डेट इंटरेस्ट नहीं पे किया गया फॉर सम टाइम, तो वो कुमुलेट करके आप मार्केट वैल्यू में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू उस अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमने रिडीमेबल डेट में कैलकुलेट करना सीखी है, जो अभी रिडीमेबल में करना सीखी है, उसमें क्या क्या चीजें थी। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इन केस ऑफ रिडीमेबल डेट, तो इसमें क्या है, द ओनली कैश फ्लो इन इररिडीमेबल डेट इज द इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्योंकि इररिडीमेबल डेट में कोई डेट रिडीम नहीं होता, तो उसमें ओनली कैश फ्लो क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स। कूपन वो किसका कैलकुलेट होता है, कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग pre-tax interest cash flows at a pre-tax KD or discounting post-tax interest cash flows with a post-tax KD। वो कैसा निकलेगा, KD multiply by 1 minus T would suffice the need। अगर टैक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर उस सूरत में प्री-टैक्स KD यूज करना होगा फॉर डिस्काउंटिंग फ्यूचर इंटरेस्ट रिसीट्स और इंटरेस्ट फ्लोज। और अगर इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे आपको पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट्स कैलकुलेट करनी होगी, और वहां से आप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, रिडीमेबल डेट निकाल लेंगे। और रिडीमेबल डेट में क्या होगा, मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग कैश फ्लोज। कैश फ्लोज को प्लॉट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के
कैश फ्लोज है। नंबर 1 इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह निकालते हैं? कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू ऑफ द डेट, जो कि यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है और ऊपर हम एग्जाम्पल में देख भी चुके हैं। इंटरेस्ट किस तरह निकाल रहे हैं? कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू ऑफ द डेट, और इंक्लूडिंग द दूसरा कैश फ्लो क्या है? रिडेम्पशन अमाउंट एट द मेच्योरिटी ऑफ डेट। तो रिडेम्पशन अमाउंट जो है, रिडेम्पशन ऑफ द डेट, वो भी कैश फ्लो का पार्ट बनेगी और कैश फ्लोज को हम यूं प्लॉट कर लेंगे। द कैश फ्लोज शुड हाउएवर बी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव टू कीप कैलकुलेशन सिंपल, जो कि हम पीछे देख चुके हैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल में। दिस कैश फ्लो शुड बी प्री टैक्स, और इफ इन्वेस्टर टैक्स रेट इज गिवन देन पोस्ट टैक्स बाय द रेट ऑफ टैक्स ऑफ द इन्वेस्टर। यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई होगी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट नहीं गिवन तो उसमें आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लोज को ड्रॉ करेंगे और उन कैश फ्लोज को यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। और अगर इन्वेस्टर्स का रेट ऑफ टैक्स गिवन है तो फिर पोस्ट टैक्स करेंगे, अगर नहीं गिवन तो फिर आप प्री टैक्स केडी को यूज करते हुए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट कर लेंगे। Discount these cash flows at a pre-tax market rate KD. The present value of these cash flows will be the market value of debt. इन दो कैश फ्लोज का जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी बाय यूजिंग द मार्केट रेट, प्री-टैक्स मार्केट रेट दैट इज KD, तो उन दोनों को क्लब करेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, रिडीमेबल डेट। तो ये इररिडीमेबल डेट का और रिडीमेबल डेट का आपने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने दोनों को आमने सामने प्रेजेंट करके दिखा दिया कि किस तरह दोनों की कैलकुलेशन में कुछ फर्क है। अगर इसके हम केडी पे जाएं, यानी कॉस्ट ऑफ डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, तो वो किससे है? इररिडीमेबल डेट के केस में कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी? सिंस इंटरेस्ट कैश कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू ऑफ डेट is the only cash flow and market value of debt is irredeemable debt is given, the IRR of the cash flows is KD। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि irredeemable debt में जो only cash flow है वो क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो और इस सिनेरियो में अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज गिवन तो उन दोनों कैश फ्लोज को जब आप डिस्काउंट कर लेंगे केडी पे तो वो डिस्काउंट रेट क्या होगा आपका? IRR। इन अदर वर्ड्स, इफ द इंटरेस्ट कैश फ्लो इज डिवाइडेड बाय द if the interest cash flow is divided by the market value of the debt, the KD is obtained. Pre-tax or post-tax would depend on the status of the cash flow. तो यहां पे हमने देखा कि इररिडीमेबल डेट में आपका ओनली कैश फ्लो है इंटरेस्ट पेमेंट्स, और अगर आप मार्केट वैल्यू गिवन है तो फिर आप मार्केट वैल्यू को अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिवाइड कर लेंगे मार्केट वैल्यू पे तो आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, डेट इज योर केडी एंड विच इज इक्वल टू IRR। और प्री टैक्स पोस्ट टैक्स आप कब एलिमेंट आएगा? वो उस वक्त आएगा जब कैश फ्लोज के नीचे आपको पता चल जाएगा। कैश फ्लोज के नीचे अगर पोस्ट टैक्स है तो आपको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेना होगा। अगर प्री टैक्स कैश फ्लोज हैं तो प्री टैक्स आपको रेट यूज करना होगा। अभी रिडीमेबल डेट की फॉर्म में देख लेते हैं कि वहां पे क्या होता है। इन रिडीमेबल डेट द कॉस्ट ऑफ द डेट फॉर द कंपनी इज ऑलवेज पोस्ट टैक्स यूजिंग द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी। However, it cannot be made post-tax by KD multiplied by 1 minus T। रिडीमेबल डेट के केस में आप यूं सिंपल नहीं करेंगे कि KD को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस T के साथ। फॉर डिटर्मिनिंग KD आपको उसके लिए सबसे पहले कैश फ्लोज को ड्रॉ करना होगा फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव इंक्लूडिंग द रिडेम्पशन ऑफ द डेट, और उसमें मार्केट वैल्यू को जो गिवन होगी उसको पुट करना होगा
अगर नहीं गिवन तो ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट वैल्यू किस हम डिटरमिन करेंगे, वो डिटरमिन करके मार्केट वैल्यू भी पुट कर देंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी आपने पुट कर दी, और आखिर में रिडेम्पशन अमाउंट को भी प्लेस कर दिया कैश फ्लो ड्रॉ करते वक्त। और उनका जो IRR निकालेंगे आप, डेट रिप्रेजेंट्स द KD ऑफ रिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट की फॉर्म में KD इज योर IRR, और अगर उसको पोस्ट टैक्स बनाना है तो KT मल्टीप्लाई बाय 1 - T। बट इन केस ऑफ रिडीमेबल डेट वहां पे आपको IRR फर्स्ट ऑफ ऑल IRR कैलकुलेट करना होगा, और IRR जब कैलकुलेट करेंगे वो प्रेजेंट करेगा आपका कॉस्ट ऑफ द डेट। द IRR ऑफ दीज कैश फ्लोज विल बी द पोस्ट टैक्स KD ऑफ द डेट फॉर द कंपनी। इसमें आगे दो चीजें की मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज अदर देन इनिशियल ईयर 0, 1 एट द रेट ऑफ KD। KD is determined by calculating the IRR of the cash flows with initial cash flow in year 0 equal to the market value of debt. Also see the concept of simple annualized return below for the starting point of calculating IRR. सिंपल एनुअलाइज्ड रिटर्न को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है कि जहां से आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन कर सकते हैं, तो उस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को आप यूज कर लेंगे फॉर द फर्स्ट स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। उसके बाद NPV जैसा आता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो दूसरा डिस्काउंट रेट उस तरह डिटरमिन करेंगे। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो सिंपल एनुअलाइज्ड रिटर्न के थ्रू आप पहला डिस्काउंट रेट डिटरमिन कर लेंगे। तो ये हमने कंपैरिजन किया ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द डेट इन केस ऑफ इररिडीमेबल डेट एंड इन केस ऑफ रिडीमेबल डेट, क्योंकि दोनों के मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने में और कॉस्ट ऑफ डेट डिटरमिन करने में फर्क है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको टाइम लगाया और इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अ कंपनी हैज 8% डिबेंचर्स redeemable at a 5% premium in 10 years time. A company has 8% debentures redeemable at a 5% premium in 10 years time. तो यहाँ पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? यहाँ पे आपको गिवन है 8% डिबेंचर्स, यानी ये कूपन रेट है। उसकी फेस वैल्यू हम क्या डिटरमिन कर लेंगे? 100 रुपीज या 100 पाउंड या $100, जो भी उसकी डिनोमिनेशन है, लेकिन 100 में लेके चलेंगे उसकी फेस वैल्यू को। और वो रिडीम किस तरह होंगे? रिडीम होंगे एट ए प्रीमियम एंड नॉट एट फेस वैल्यू। तो प्रीमियम कितना है? 5% प्रीमियम। और डिबेंचर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दे दिया गया है, डेट इज 10%। और कॉर्पोरेशन टैक्स है 33%। इसमें आपने क्या निकालना है? व्हाट इज द कॉस्ट टू द कंपनी। अभी यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, इसमें आपको क्या करना होगा? यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी होगी कि मार्केट वैल्यू रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में क्या बनती है। जब मार्केट वैल्यू आपको डिटरमिन कर लेंगे, देन यू विल गो टू फाइंड द IRR ऑफ द कैश फ्लोज। IRR जब मिल जाएगा तो डेट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी। तो मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमने क्या सीखा था? उसके लिए हमने ये किया था कि आप इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लोज को ड्रॉ करेंगे। कैश फ्लोज क्या होंगे? इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी जो कि इन्वेस्टर को मिलेंगी, और सेकेंडली रिडेम्पशन अमाउंट मिलेगी। रिडेम्पशन अमाउंट 5% प्रीमियम के साथ है, तो प्रीमियम को फेस वैल्यू में इंक्लूड करके आप रिडेम्पशन और इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिस्काउंट करेंगे एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10% इन दिस सिनेरियो। तो उधर से जो कैश फ्लोज को डिस्काउंटेड कैश फ्लो की अमाउंट आएगी आपके पास, सम अप करके इन दो चीजों को डेट रिप्रेजेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। उसको हम यहां पे देखते हैं। टू फाइंड द कॉस्ट टू द कंपनी वी नीड टू नो द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। We do this by discounting the future cash flows at a debentures required return. यहाँ पे इसको ये important चीज है,
कि आपके याद रहे कि डिबेंचर्स होल्डर्स रिक्वायर्ड रिटर्न, उस पर हमने इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने हैं। पहला स्टेप क्या था कि हमने मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी है। मार्केट वैल्यू जब डिटरमिन हो जाएगी तो फिर उससे हम आगे जा सकेंगे। और उसके डिटर्मिनेशन में हमने जो कैश फ्लोज को यहाँ पे ड्रॉ किया है कि 8% इंटरेस्ट रेट है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि 8% डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। 8% को हमने मल्टीप्लाई किया विद द 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ओवर द 10 ईयर्स पीरियड। तो ये 6.145 के साथ निकला, जो कि प्रेजेंट वैल्यू है 10 ईयर्स की एट रेट ऑफ 10%। और ये हम निकाल सकते हैं थ्रू यूजिंग एनवीटी टेबल। एनवीटी टेबल में जो कॉलम 10 होगा यानी ईयर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसमें 10% का डिस्काउंट रेट आ रहा होगा 6.145। या फिर आप एनवीटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला आपको रिवाइज कराने के लिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1 - 1 + I 10% raised to the power n, which is 10 divided by I 10%। तो इस फॉर्मूले एनवीटी के फॉर्मूले को यूज करते हुए आप ये डिस्काउंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हैं, विच इज 6.145। और उसमें ऐड किया हमने कैश फ्लो, कौन सा दूसरा कैश फ्लो कौन से 105, विच इज द रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स विद 5% प्रीमियम। तो दूसरा कैश फ्लो को हमने डिस्काउंट किया एट 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और इन दोनों को जब हमने सम अप किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 89.70, विच इज द मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स एट टाइम 0। तो जब हमने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया तो फिर हम उसका दूसरा स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे? दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द डेट बाय कैलकुलेटिंग IRR, बाय परफॉर्मिंग IRR कैलकुलेशन। और उसमें टैक्स के इम्पैक्ट को लेंगे। सबसे पहले हमने कैश फ्लोज को यहाँ पे ड्रॉ किया टाइम फ्रेम के साथ। यहाँ पे हमने टाइम को मेंशन किया टाइम 0, दिस इज टाइम 0, दिस इज 1 to 10 और दिस इज टाइम 10। तो यहाँ पे हमने कैश फ्लोज को ड्रॉ किया कि कैश फ्लोज किस तरह मूव हो रहे हैं। ये मार्केट वैल्यू है 89.70, विच इज इंकर्ड एट टाइम 0। और ये उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं विच इज इंक्रिंग फ्रॉम टाइम 1 to 10, यानी पहले साल से लेकर 10 साल तक आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, विच इज 8% ऑफ फेस वैल्यू 100 है तो 8 उसमें आ गई पाउंड। और उसमें टैक्स के इम्पैक्ट को डाला, टैक्स कितना है आपका 33%, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 - 0.33, तो आपके पास नेक्स्ट नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगी। और तीसरा जो कैश फ्लो हमने ड्रॉ किया दैट इज द रिडेम्पशन अमाउंट विच इज 105। और ये 10वें साल में आपको प्रिंसिपल रीपे करने। तो यहाँ पे हमने कैश फ्लोज को ड्रॉ कर दिया, उसका फिर 10% डिस्काउंट फैक्टर पे पहले हमने डिस्काउंट किया और उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली हमारे पास कितनी 16.23 नेगेटिव। जब नेगेटिव में निकल आई तो फिर हमने क्या करना है, लोअर डिस्काउंट रेट को यूज करना है टू ऑब्टेन अ हायर एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी। तो दूसरा हमने जो डिस्काउंट फैक्टर यूज किया डेट इज 5% और उसको यूज करते हुए डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को निकाला विच कम्स टू 16.16 पाउंड। तो अब हमारे पास 2 डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए और 2 प्रेजेंट वैल्यूज आ गई, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो IRR के फॉर्मूला जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था उसमें हमने पुट किया इन तमाम फिगर्स को, तो हमारे पास जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकला डेट इज 7.5%। तो इट मीन्स इट इज द कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी।
तो ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी कैलकुलेट हो गया 7.5%। और जो इस क्वेश्चन में आपने देखा था इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%। और इन जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका कॉस्ट ऑफ द डेट कितनी है 7.5%। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि अगर मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो मार्केट वैल्यू आपने किस तरह डिटरमिन करनी है, कैश फ्लोज को ड्रॉ करके इन्वेस्टर्स के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे उसको डिस्काउंट करने और डिस्काउंट करके जो आपके पास प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू निकलेगी दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल डिबेंचर्स। और जब मार्केट वैल्यू आपको मिल जाए तो उस मार्केट वैल्यू को यूज करते हुए आप कैश फ्लोज ड्रॉ करेंगे टू कैलकुलेट IRR विच इज द कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी। तो ये वो एग्जांपल थी जो कि हमने सॉल्व की ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और आपको कैलकुलेशंस की समझ आ जाए कि किस हमने कैलकुलेशंस करनी है। उसके लिए हमने कंपैरिजन भी देख लिया कि रिडीमेबल डिबेंचर्स में और इररिडीमेबल डिबेंचर्स में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इसी तरह कॉस्ट ऑफ द डेट इन बोथ केसेस किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने अपने रिडीमेबल डिबेंचर्स की या रिडीमेबल लोन की या रिडीमेबल बॉन्ड की कैलकुलेशंस को समझ के रिडीमेबल डिबेंचर्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अभी हम कॉस्ट ऑफ द डेट दो हमने डेट के एरियाज को कवर कर लिया, एक इररिडीमेबल डिबेंचर्स को और दूसरा रिडीमेबल डिबेंचर्स को। अभी यहाँ पे एक और एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केडी जब आप या कॉस्ट ऑफ डेट जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें अगर इंटरेस्ट पेमेंट हाफ ईयरली पे आपको लेके आनी हो तो किस तरह आप लेके आएंगे, क्योंकि हमने ये जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी डिस्कस किया था। उसके बाद भी हम काफी डिस्कस करते रहे कि जो आपका डिस्काउंट रेट होगा या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा दैट शुड मैच विद द कैश फ्लोज। अगर आपके कैश फ्लोज सेमी एनुअली हैं तो आपका डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ डेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी सेमी एनुअली होना चाहिए। इन प्रैक्टिस डिबेंचर इंटरेस्ट will tend to be paid every 6 months rather than annually. These practical aspects can be built into our calculation for cost of debt. यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही हैं आपके पास वो एनुअली नहीं है, वो 6 मंथली है। तो यहाँ पे जरा डिफरेंट हो गया सिनेरियो जो कि हम ऊपर देखते हुए आ रहे थे कि जो इंटरेस्ट पेमेंट थी वो एनुअली थी, इसीलिए हम जो डिस्काउंट रेट यूज कर रहे थे वो भी एनुअल बेसिस वाला कर रहे थे। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही हैं एवरी 6 मंथली पेमेंट हो रही हैं। इफ इंटरेस्ट पेमेंट्स आर बीइंग मेड एवरी 6 months देन व्हेन द IRR of the debenture cash flows is calculated, it should be done on the basis of a single time period being 6 months. तो जो कैश फ्लोज आप ड्रॉ करेंगे प्लॉट करेंगे उसमें आप कैश फ्लोज शो करेंगे 6 मंथली। तो जो IRR आप कैलकुलेट करेंगे वो भी 6 मंथली बेसिस पे होना चाहिए। द IRR और कॉस्ट ऑफ द डेट विल देन बी अ 6 monthly cost of the debt and must be adjusted to determine the annual cost of the debt. जब आप कैश फ्लोज को पुट करेंगे अपने रेलेवेंट टाइमलाइंस में तो वहां पे जो आपका IRR कैलकुलेट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 6 मंथली। अगर उसको अपने एनुअल बनाना होगा तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा एनुअल बनाने के लिए। तो इट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ डेट या जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है डेट शुड मैच योर कैश फ्लोज, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा और जब मिसमैच हो जाएगा तो फिर रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेंगे और रिजल्ट्स वो आप कंपैरेबल नहीं होंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ कंपनी हैज इन इश्यू 6% डिबेंचर्स द इंटरेस्ट ऑन विच इज पेड ऑन 30th June एंड 31st December ईच ईयर। यहाँ पे एक तो पेमेंट्स का बता दिया गया। सबसे पहले उन्होंने बताया जो इशू डिबेंचर हुए हैं उस पे क्या है 6% इंटरेस्ट रेट है।
और वो पेमेंट कब होती है? ऑन 30th जून एंड ऑन 31st दिसंबर ईच ईयर। हर साल 30th जून को और 31st दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट होती है। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार। वो जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम किस पे होंगे? एट पार, यानी जो फेस वैल्यू है उस पे रिडीम होंगे, उसमें कोई प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं होगा। और कब रिडीम होंगे? ऑन 31st दिसंबर 19x9, यानी 19x9 ईयर पे वो रिडीम हो जाएंगे। इट इज नाउ 1st जनवरी 19x7। अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जो अभी हमारा टाइम जीरो है, डेट इज 1st जनवरी 19x7 and the debentures are quoted at 96% interest rate, x interest। और जो डिबेंचर्स कोट हो रहे हैं यानी उसका जो मार्केट वैल्यू निकल रही है, डेट इज 96% एक्स इंटरेस्ट, यानी 96% पे ट्रेड हो रहे हैं, यानी मार्केट वैल्यू है, एंड डेट रिफ्लेक्ट्स एक्स इंटरेस्ट, यानी उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल नहीं है, जो कि हमें चाहिए होता है फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट। तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, 6% उसका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स सेमी एनुअली हो रही हैं ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर ईच ईयर, और डिबेंचर जो रिडीम होंगे डेट विल बी रिडीम्ड एट पार, रिडीमेबल एट पार ऑन 31st दिसंबर 19x9। और अभी टाइम जीरो जो अभी आप जिस टाइम पे स्टैंड कर रहे हैं विच इज टाइम जीरो इज 1st जनवरी 19x7। और डिबेंचर्स जो कोट हो रहे हैं विच इज अ मार्केट वैल्यू इज 96% एक्स इंटरेस्ट। ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पर आपने क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ डेट फॉर द कंपनी? इग्नोर कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अभी इसको आपने एनुअल कॉस्ट ऑफ द डेट फॉर द कंपनी कैलकुलेट करना है, लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं आपके पास डेट इज मेंशनिंग इन 6% डिबेंचर्स हैं, और जो कि 6% इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जो कि सेमी एनुअली हो रही है, लेकिन आपने जो कैलकुलेट करना है एनुअल कॉस्ट ऑफ डेट फॉर द कंपनी, वो सेमी एनुअली नहीं होनी चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ डेट आप आखिर में निकालें, डेट रिप्रेजेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी, और इसमें हम कॉर्पोरेशन टैक्स को इग्नोर कर देंगे। अगर वो आ जाता है तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट में से हम टैक्स के एलिमेंट को एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं कॉर्पोरेशन टैक्स को फिलहाल। तो इस एग्जांपल में आपने सबसे पहले ये देख लिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ द डेट टू द कंपनी निकालना है, विच शुड बी एनुअल कॉस्ट ऑफ द डेट टू द कंपनी। तो आपको टाइम लाइन इसमें डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम लाइन आप कितना कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली है। देखने में तो 19x7 से 19x9 तक आपको 3 साल लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो एन आपका डिटरमिन करना है वो कितना होना चाहिए। तो एन डिटरमिन करने के लिए आपको टाइमलाइन ड्रॉ करनी होगी। इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं टाइम जीरो पे, और वो क्या डेट प्रेजेंट कर रहे हैं? 1st जनवरी 19x7। फिर टाइम टू क्या होगा आपका? वो होगा 30th जून x7। इसका टाइम 3 वो होगा आपका 31st दिसंबर x7, और इसका टाइम 4, टाइम 5, और ये आपका यहां से शुरू हो जाएगा x8 का 30th जून x8, ये हो जाएगा 31st दिसंबर x8, और हमने जाना है 31st दिसंबर x9 तक। तो x9 तक ये 6th ईयर है, तो यहाँ पे आपका आ गया 30th जून x9, और ये 6 हो गया 30 जून 19x9, और 7 पीरियड आ गया, और यहाँ पे आप पहुंचे 31st दिसंबर x9 पे। तो इस तरह आपने टाइमलाइन ड्रॉ करके आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आप इस 7 को नहीं पिक करेंगे, बल्कि आपको ड्रॉ करना होगा
दिस इज 1 पीरियड, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यानी आप टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स देखें तो वो 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू तक आपने पहुंचने तो नंबर ऑफ पीरियड 6 है। अगर आप टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम लाइन ड्रॉ करने में जो पीरियड आ रहे हैं उसमें से एक माइनस आपको करना होगा, क्योंकि 0 भी आपने उसमें इंक्लूड किया। तो अगर रीवर्क करेंगे, रीबैक आप चलेंगे तो उसमें जो टाइम निकलेगा डेट इज 1 लेस देन द टाइम लाइन। तो इसमें 7 निकल रहे थे, लेकिन अगर आप रीवर्क करें तो n जो आपका निकल रहा है वो 6 है, क्योंकि इसमें अगर मिस्टेक हो गई n निकालने में तो आपके कंक्लूजन्स यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि वो जो रिजल्ट निकलेगा वो गलत आ जाएगा। जिसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इस सोल्यूशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टाइम 0 इज 1 जनवरी 19x7 और इंटरेस्ट पेमेंट्स का हमने यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट कर दिया कि टाइम 1 टाइम 2 किस तरह हो रहा है। ये आपका टाइम लाइन्स हैं सारे के सारे। टाइम 6 तक आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो रहा है डिबेंचर की लाइफ। तो दिस इज योर एन। और यहाँ पे हमने कैश फ्लोज को ड्रॉ किया। कैश फ्लोज में हमने टाइम फ्रेम्स को मेंशन किया, टाइम 0, टाइम 1 to 6 और टाइम 6। यहाँ पे आप मार्केट वैल्यू पे आप डिबेंचर्स को परचेज हुए जो कि 19% था, 96% था। 96% ऑफ फेस वैल्यू विच इज 100, तो 96 आ गया। 96 का आपको कैश आउटफ्लो हुआ। और फिर पीरियड 1 to 6 तक आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया। उसको हम लेंगे। यहाँ पे टैक्स तो है नहीं, तो फुल अमाउंट आ गई इंटरेस्ट की, डेट इज 6% ऑफ डिबेंचर्स था। तो 6% डिबेंचर एनुअली था, तो उसको हम क्या करेंगे, हाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे सेमी एनुअली पेमेंट्स हो रही हैं। तो 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे, दो पीरियड में डिवाइड करेंगे उसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो 3% ऑफ इंटरेस्ट पे हो रहे हैं ओवर द 6 पीरियड्स। और इसी तरह जो रिडीम हो रहे हैं एट पार हो रहे हैं, रिडीम जब एट पार हो रहे हैं तो कितने पे क्या अमाउंट आएगी हमारे पास, 100 की। तो यहाँ पे हमने कैश फ्लोज को ड्रॉ कर दिया। ये कैश फ्लोज हमारे सारे के सारे आ गए। पहले हमने इसको डिस्काउंट किया एट 3%। 3% में हमने डिस्काउंट किया, जो कि हमने एज्यूम किया कि हम 3%, आप उसको 5% से लेके चल सकते हैं, 10% से लेके चल सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव अमाउंट आ जाती है तो आप उसको फिर लोअर डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करेंगे टू ऑब्टेनिंग हायर एनपीवी। और अगर आपकी जो एनपीवी निकल आती है वो नेगेटिव हो जाती है तो आप उसको लोअर डिस्काउंट रेट पे वर्क बैक करेंगे, तो आपके पास हायर एनपीवी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 3% पे पहले डिस्काउंट किया अपने कैश फ्लोज को और फिर 5% में कैलकुलेट किया। तो हमारे पास दो एनपीवीज आ गई, वन इज 3.95 एंड अनदर इज 6.17। तो इनको जब हमने आईआरआर में पुट किया उनकी रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे, तो व्हाट वी हैव गेट 3.78%, 3.78% विच इज द सेमी एनुअल रेट, यानी 6 मंथली रेट है। इट इज रिप्रेजेंटिंग 6 मंथली कॉस्ट ऑफ द डेट। अभी इसको हमने एनुअलाइज्ड करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी, एनुअल कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी। तो एनुअल कॉस्ट के साथ हम निकालेंगे इसको रेज टू द पावर, यानी 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपके पास आ जाएगी 7.7%। एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी ऑन एनुअल बेसिस। तो ये एनुअल रेट है और ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया है। नंबर 1 कि जब आपका इंटरेस्ट रेट जो हो वो मैच करना चाहिए लाजमी कैश फ्लो से। अभी कैश फ्लोज यहाँ पे हमारे सेमी एनुअली थे, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पेमेंट होनी चाहिए वो भी सेमी एनुअली शो होनी चाहिए। एनुअल आपका इंटरेस्ट रेट था 6%, उसको डिवाइड किया 2 पे, क्योंकि 2 पीरियड्स हैं साल में, एक जून पे एक दिसंबर पे, तो डिवाइडेड बाय 2 और आपके पास 3 रेट आ गया 3%। तो 3 रुपए या डॉलर की आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन ईच पीरियड, एंड पीरियड्स आर 6। और जब आपने के आईआरआर निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो जो आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट आई
डेट इज 6 मंथली और उसको आपने एनुअलाइज्ड करना है। जब एनुअलाइज्ड किया आपने तो उसको मल्टीप्लाई 2 दफा मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया एनुअल रेट विच इज 7.7%। तो आज के दिन में हमने रिडीमेबल डिबेंचर्स को डिस्कस कर लिया, रिडीमेबल लोन को, और फिर एक चीज को हमने और डिस्कस किया कि अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट हो तो उसको एनुअल में किस तरह कन्वर्ट करना होगा। तो यहीं से कॉस्ट ऑफ डेट की बाकी चीजों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ डेट को ही लेके चल रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।